बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं, लेकिन आणंद जिले में बीजेपी को जश्न मनाने का डबल मौका मिला है, क्योंकि उमरेठ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार हर्षद परमार ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। गुजरात में बीजेपी का जश्न जारी है। 28 अप्रैल को स्थानीय निकाय चुनाव में बम्पर जीत के बाद सोमवार को फिर से बीजेपी को जश्न मनाने का मौका मिला। ये तस्वीरें गुजरात के आणंद जिले की हैं। बीजेपी कार्यकर्ता और नेता एक तरफ पश्चिम बंगाल में जीत का जश्न मना रहे हैं, जमकर आतिशबाजी कर रहे हैं और झालमुड़ी खाकर खुशी का इजहार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आणंद जिले की उमरेठ विधानसभा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अपना परचम लहराया। यहाँ हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्षद परमार ने बड़ी जीत दर्ज की, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुशियां दोगुनी हो गई। इसी साल मार्च में गोविंद भाई परमार के निधन की वजह से ये सीट खाली हो गई थी, जिसके बाद यहाँ उपचुनाव हुए और बीजेपी ने यहाँ इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिवंगत नेता गोविंद परमार के बेटे हर्षद परमार को मैदान में उतारा, तो उन्होंने बीजेपी के भरोसे पर खरा उतरते हुए बड़े अंतर से जीत दर्ज की। गुजरात के आनंद जिले के उमरेठ विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए। 23 तारीख को हुए उपचुनाव के नतीजे आज घोषित हुए हैं और जो चुनावी परिणाम है वो भाजपा के पाले में गया है, यानी कि भाजपा ने एक बार फिर उमरेठ विधानसभा के उपचुनाव में अपना परचम लहराया है। तकरीबन 30,000 से भी ज़्यादा मतों की लीड से भाजपा ने यहाँ अपना परचम लहराया है। यहाँ पर जो विधायक थे गोविंद परमार, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और भाजपा ने उनके ही बेटे हर्षद परमार को चुनावी मैदान में उतारा था। वहीं कांग्रेस ने भृगुराज सिंह चौहान को क्षत्रिय कार्ड खेलते हुए चुनावी मैदान में उतारा था। नतीजे घोषित होने के बाद जो कांग्रेस के भृगुराज सिंह चौहान हैं, उन्होंने अपनी जो हार है वो ईवीएम के वजह से हुई है। वह ये कहा है, उनका कहना है कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। उमरेठ विधानसभा सीट पर बीजेपी की जीत कई मायनों में खास है। बीजेपी उम्मीदवार हर्षद पवार ने न केवल अपने दिवंगत पिता गोविंद भाई परमार की विरासत को संभाला, बल्कि जीत के अंतर में उन्होंने अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले चुनाव में गोविंद भाई परमार ने करीब 26,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। अब उपचुनाव में उनके बेटे ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,700 वोटों से हराकर जीत का नया रिकॉर्ड बना दिया। इस मौके पर उन्होंने अपने पिता को याद किया और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए क्षेत्र के विकास का वादा भी किया। जैसे कि मैंने पहले भी सुबह में भी बोला था कि आप 12 बजे के करीब आप देख लेना कि भारतीय जनता की पार्टी की ही जीत होगी। लीड जो रही है वो पेटा चुनाव की एक ऐतिहासिक लीड है, क्योंकि मेरे परम पूज्य स्वर्गीय पिता श्री गोविंद भाई परमार ने जो उमरेठ विधानसभा मत क्षेत्र में जो भी काम किए थे, उसी काम से प्रजाजनों में ऐसी खुशहाली थी कि उन्होंने तय कर लिया था पहले दिन से ही कि हमें मत देना है तो सिर्फ हर्षद को ही देना है, और उनके आशीर्वाद से आज मेरी भव्य जीत हुई है। इस उपचुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि स्थानीय राजनीति में बीजेपी की पकड़ न केवल मजबूत है, बल्कि अब और भी मजबूत हो गई है। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार भृगुराज सिंह चौहान हार के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जो रिजल्ट आए हमारी जो अपेक्षा थी उससे विपरीत है और इसलिए ये पूरा ईवीएम पे हमें पूरी शंका है। और मैंने इलेक्शन ऑफिसर को भी बताया, लिखित में भी अर्जी की है कि हमें जो परिणाम मिला है, लोगों की जो अपेक्षा थी, लोगों ने जो हमें उत्साह से वोट दिया था उसके विपरीत परिणाम आए और इसी के लिए पूरा ईवीएम जिम्मेदार है। सियासी आरोप अपनी जगह है, लेकिन जिस तरह से हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की, इससे साफ है कि इतने सालों तक सत्ता में रहते हुए भी गुजरात में बीजेपी का दबदबा बना हुआ है। अगले साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले ये जीत पार्टी का आत्मविश्वास और जोश बढ़ाने वाली है। आणंद से हैताली शाह के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात बीजेपी के दफ्तर में भी सोमवार को भव्य जश्न देखने को मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी और प्रदेश अध्यक्ष जगदीप विश्वकर्मा इस जश्न में शामिल हुए थे। तमाम नेताओं ने झालमुड़ी खाकर जीत का उत्सव मनाया।
पश्चिम बंगाल की जीत का जो जश्न है वो गुजरात में भी हो रहा है। गुजरात में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी बड़े नेता जो है वो जाल मूली खाकर जो है वो ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। किस तरह से ये सेलिब्रेशन हो रहा है, बड़ी जो यहाँ पे एक बड़ा सेलिब्रेशन बीजेपी ने किया हुआ है। जालमुड़ी की व्यवस्था की गई है ताकि जालमुड़ी खाकर एक संदेश दिया जाए। पिछली बार हरियाणा में जो है वो जलेबी खाकर संदेश दिया गया था और इस बार जालमुड़ी खाकर जो है वो संदेश दिया जा रहा है। गुजरात के अंदर इस जीत की जो सेलिब्रेशन है पटाखों के साथ कार्यकर्ताओं को देखिए एक बड़ा मैसेज भाजपा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। इतने लंबे सालों से प्रयास कर रही थी भाजपा की किसी तरह बंगाल में सत्ता पर पहुंचे और इस बार वो उनका सपना साकार हुआ है। बीजेपी अपने दम पर जो है बहुमत के साथ वहां पे सरकार बना रही है और बंगाल की ये जीत बीजेपी के लिए बहुत अहम मानी जाती है, बेहद खास है और इसीलिए आज यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। सभी बड़े नेता, पार्टी के प्रमुख नेता जो है आज जालमुड़ी खाकर ये संदेश देंगे कि सिर्फ गुजरात नहीं, अब बंगाल के साथ पूरा देश भाजपामय हो चुका है और भाजपा जो है लगातार जीत देखिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जो है वो जालमुड़ी खा रहे हैं तो अब सब साथ में इसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री ने भी जो है वो जालमुड़ी खाई है। जिस तरह से सभी ये जो बड़ा मैसेज यहाँ से देखिए किस तरह से ये संदेश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को और पूरे देश में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है। जालमुड़ी खाकर ये संदेश दिया गया है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से आज पूर्व से पश्चिम तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहरा रहा है। पश्चिम बंगाल, आसाम और पांडिचेरी की ऐतिहासिक जीत के साथ साथ आज गुजरात के अंदर जो बाई इलेक्शन उमरेठ विधानसभा का था उसके अंदर की भारतीय जनता पार्टी का भव्य विजय हुआ है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पक्ष में एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। ये विजय ये जनता की विजय है। ये विजय पश्चिम बंगाल की लाखों कार्यकर्ता की विजय है। जिस तरह से भाजपा की ये जीत हुई है वो जीत बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री हैं, उनसे ही पूछते हैं। हर्ष भाई, कितनी बड़ी जीत भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये बंगाल की जीत मानी जाएगी? आज बंगाल के लोगों की जीत हुई है। देखिए बंगाल के लोगों की जीत हुई, एक सीधा मैसेज यहाँ से उन्होंने दिया है। किस तरह से ये जीत इनके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण मानी गई है। मुख्यमंत्री भी है। जिस तरह से देखिए आज ये जीत का भरोसा, जिस तरह से ये जीत महत्वपूर्ण मानी गई है। कार्यकर्ता हमेशा कहते हैं कि इसलिए बीजेपी हमेशा इतनी ताकत लगाती है और ये ताकत जो है आज देखने को मिली और इसका सेलिब्रेशन आज गुजरात में बीजेपी कर रही है और आज कार्यकर्ताओं ने इस जीत का जश्न जो है बेहद जोर से मनाया है और इसकी गूंज आने वाले दिनों में सभी राज्यों में दिखाएगी। कार्यकर्ता कितनी मजबूती से इस जीत को मना रहे हैं। गांधीनगर से कैमरा सयाम के साथ विजय जोशी, आज तक। वडोदरा में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया। यूनिवर्सिटी की आर्ट्स फैकल्टी ने सोशियोलॉजी के सिलेबस में कुछ नए सब्जेक्ट्स को जोड़ा है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं मोदी तत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले मॉड्यूल्स की, जो समाज शास्त्र पढ़ाने के तरीके में एक बड़ा बदलाव है। वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और आरएसएस की विचारधारा के बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसके लिए सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बाकायदा नया कोर्स शुरू किया है जिसमें प्रधानमंत्री के नेतृत्व के बारे में जानकारी दी जाएगी। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां हासिल की, क्या बड़े फैसले लिए, देश हित से लेकर उनके प्रेरित करने वाले भाषणों तक सब कुछ पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने इस नए कोर्स को देशभक्ति का समाज शास्त्र बताया है। मोदी तत्व करके हम लोगों ने इसमें एक यूनिट रखा है, उसमें एक सब्जेक्ट रखा है। उसका रीज़न ये है कि मोदी जी की प्रेजेंस आज की तारीख पे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। हर जगह पे, चाहे हम अगर भारत की बात करें तो सबसे लंबी लीडरशिप किसी ने रखी है तो उन्होंने ही रखी है। और अगर मैं देखूं तो सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, इस तरह के कई बड़े नाम हैं जिनके ऊपर आज हम सेमिनार करते हैं।
ये सेमिनार 50 साल बाद में आज हम करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं उनकी विचारधारा क्या है, और अगर जिस तरह से उन्होंने चाहा होता और देश बनाया होता तो हमारा देश आज कुछ और होता। तो यही गलती हम दोबारा ना रिपीट करके आज हमारे पास में जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजन है और उनके पास में पोजीशन है, तो उनके बारे में हम समझना चाहते हैं, उनके विचारों को समझना चाहते हैं। नए सिलेबस का दूसरा सबसे अहम हिस्सा आरएसएस की विचारधारा का अध्ययन है। इसमें छात्रों को संघ के इतिहास और सामाजिक सांस्कृतिक विकास में उसके योगदान के बारे में पढ़ाया जाएगा। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पर्यावरण संरक्षण और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में संगठन की भूमिका जैसे विषयों पर फोकस किया जाएगा। सिलेबस हमने इस बार इंट्रोड्यूस किया है, साथ साथ में हमने एक सिलेबस के अंदर पेपर कोर्स का रखा है, जैसे हिंदू सोशियोलॉजी का नाम दिया है और एक सोशियोलॉजी ऑफ भारत। ये 3 पेपर हम लोगों ने मास्टर्स और बैचलर्स के 4th ईयर के अंदर रखे हैं। जो भी कोई अच्छा काम समाज में करे उसे अपने साथ में जोड़ने की समझ रखता हूँ, और इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम लोगों ने संगठन का जो कार्य, आरएसएस का जो कार्य है, जो समाज को जोड़ने का करता है, इंक्लूसिवनेस लेके आने की बात करता है, समरसता की बात करता है, महिला एम्पावरमेंट की बात करता है, दुर्गा वाहिनी के द्वारा वनवासी कल्याण की बात करता है, ऐसे कई प्रकल्प वो चलाता है। तो उसके बारे में हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी लेवल पे, आज वर्ल्ड लेवल पे उसकी प्रेजेंस है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसे संगठन के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है जिनका देश की आजादी के संघर्ष में कोई योगदान नहीं रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में कोई बलिदान नहीं दिया। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है उस संगठन के बारे में पढ़ाया जा रहा है जो उसने कभी देश के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई बलिदान नहीं दिया, आज़ादी की लड़ाई में जिसकी कोई भूमिका नहीं है। और मोदी जी का जो 12 साल का कार्यकलाप है वो भी लोगों ने देखा है। आज कीमतें आसमान छू रही हैं हर चीज़ की, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है, मतलब हर क्षेत्र में 12 साल में गिरावट हुई है। रुपए का भाव नीचे गया है, पर कैपिटा इनकम घट रहा है। तब भी वो करिश्माई नेता हैं, तब भी वो बहुत बड़े नेता हैं। तो ये तो चमचागिरी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालांकि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये एक नया और आधुनिक दृष्टिकोण वाला कोर्स है। नीति आयोग और अन्य संस्थानों में रिसर्च के दौरान सामाजिक और वैचारिक पहलुओं पर चर्चा हुई, जिसके बाद इस सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम में शामिल करने का आइडिया आया। इस नए सब्जेक्ट को इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि छात्र सामाजिक और राजनीतिक माहौल को बेहतर ढंग से समझ सकें। वडोदरा से तुषार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और आदिवासी किसानों को सही दाम दिलाने के लिए आम महोत्सव का आयोजन किया गया और इस मैंगो फेस्टिवल में दक्षिण गुजरात की आदिवासी बेल्ट में बिना केमिकल के पैदा हुए मीठे आम भी प्रदर्शित किए गए। इस प्रदर्शनी में औद्योगिक विकास के साथ साथ इलाके की कृषि विविधता को भी उजागर किया गया। ना कोई केमिकल, ना कोई मिलावट और ना ही सेहत का कोई खतरा, क्योंकि ये है स्पेशल आम। इनमें स्वाद भी जबरदस्त है और सेहत का पूरा भरोसा भी। और ये सेहत का भरोसा परोसा जा रहा है गुजरात के सूरत में। यहाँ औरो यूनिवर्सिटी परिसर में वाइब्रेंट गुजरात रीजनल प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जहाँ एक से बढ़कर एक आम की प्रदर्शनी लगी है। इस फेस्टिवल में करीब 15 स्टॉल्स पर आम की तरह तरह की किस्मों को सजाया गया है, जिसमें से 13 स्टॉल्स पर किसान आमों की बिक्री कर रहे हैं, जबकि 2 स्टॉल्स पर 70 से ज्यादा देशी विदेशी किस्मों का प्रदर्शन किया गया है। सब प्राकृतिक फार्मर है, किसान है, जो अपनी आम लेके यहाँ पे आए हैं बेचने के लिए। खास करके केसर, राजापुरी, अल्फांसो, लंगड़ो, ये सब जो यहाँ की कॉमर्शियल वेराइटी है, दशहरी, आम्रपाली, वो लेके यहाँ बेचने के लिए आए हैं। तो ये जो केमिकल मुक्त है, जहर मुक्त मैंगो फ्रूट्स, वो फार्मर यहाँ पे 3000 रुपया प्रति 20 किलो बेच रहे हैं और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है, क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है पेस्टिसाइड का, केमिकल का। इस मैंगो फेस्टिवल में दक्षिण गुजरात के विभिन्न जिलों के किसान यहाँ अपने हाई क्वालिटी वाले प्राकृतिक रूप से उगाए गए आमों के साथ यहाँ आए हैं और इनका प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं।
और इस सम्मेलन में साउथ गुजरात के 40 से 50 किसान शामिल हुए हैं, जो केमिकल फ्री, नेचुरल, मीठे और स्वादिष्ट आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। प्राकृतिक तरीके से मैंगो की खेती की है। वो मैंगो खेती में हम जीवामृत, घनामृत के हिसाब से हम खेती करते हैं, सेंद्रीय खादर का उपयोग करते हैं। और डांग की खासियत है कि बिना पीएच के केरी माना जाता है कि उसमें क्या पानी की क्वालिटी बहुत कम होती है, पानी दिया ही नहीं जाता, जो बारिश का पानी है वही पानी उसको मिलता है। इससे जो फूड की क्वालिटी अच्छी होती है, खाने में मिठास बहुत बढ़िया आती है। जो मार्केट रेट से हमको डबल भाव मिलता है। जो खरेखर जो ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं, जिसको पता है कि प्राकृतिक क्या है, वो कभी भाव रेट नहीं देखते, वो क्वालिटी दिखते हैं। और इधर जो गुजरात वाइब्रेंट का एग्जीबिशन हुआ उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कल हमारा अच्छा सेलिंग हुआ एक दिन के पहले दिन में ही। देशी आमों के अलावा इस फेस्टिवल में विदेशी कई किस्मों के आम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कहीं खुशबू मन मोह रही है तो कहीं स्वाद लोगों को बार बार चखने पर मजबूर कर रहा है। खास बात यह है कि यहाँ आम सीधे किसानों से खरीदे जा सकते हैं, यानी खेत से सीधे आपकी थाली तक शुद्ध आम पहुँचने का वादा किया जा रहा है। में जो केमिकल वाली जो मैंगो होती है, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज़ किया हुआ, उसका अभी 20 किलो का रेट करीबन 1800 से लेके 2500 तक चलता है। तो ये जो केमिकल मुक्त है, जहर मुक्त मैंगो फ्रूट्स, वो फार्मर यहाँ पे 3000 रुपया प्रति 20 किलो बेच रहे हैं। और उसका टेस्ट बिल्कुल अलग रहता है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं है पेस्टिसाइड का, केमिकल का। दूसरा, यहाँ पे ट्राइबल इलाका बहुत बड़ा है जहाँ पे बिना पानी मैंगो का कल्टीवेशन होता है, तो उसके कारण भी यहाँ की आम स्वीट रहती है। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में आमों की यह खास प्रदर्शनी लोगों को खूब लुभा रही है, क्योंकि मिलावट के इस दौर में अब लोगों की पहली पसंद नेचुरल और केमिकल फ्री स्वाद बन गया है। सूरत में आयोजित इस मैंगो फेस्टिवल में किसान आम को भरोसे के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं और यहां आने वाले लोग न सिर्फ इन आमों का स्वाद ले रहे हैं, बल्कि उनकी शुद्धता और प्राकृतिक खेती के तरीके को भी समझ रहे हैं। साथ ही इस प्रदर्शनी में जब लोगों को केमिकल फ्री प्राकृतिक तरीके से उगाए गए आम मिल रहे हैं, तो वे कीमत से ज्यादा क्वालिटी और सेहत को अहमियत दे रहे हैं। सूरत के उधना इलाके में एक चाय की दुकान में चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। दुकान में आधी रात को एक शातिर चोर ने धावा बोला और ये चोर शटर काटकर ताला तोड़कर अंदर नहीं घुसा था, बल्कि सांप की तरह रेंगते हुए दुकान में घुस गया। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर ने शटर को थोड़ा ऊपर उठाया, बहुत ही कम जगह से वो अंदर पहुंचा। चोर सबसे पहले दुकान में रखा हुआ कैश उठाकर फिर उसने बड़े इत्मीनान के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी है। ये चोर दुकान में करीब काफ़ी देर तक रहा और फिर उसी तरह से शटर के नीचे से छोटे से गैप से रेंगते हुए बाहर निकला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है। लोग चोर को कह रहे हैं कि ये कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वलसाड जिले के उमरगांव में भी एक अनोखी घटना देखने को मिली है। यहाँ हाईवे पर सोने जैसे चमकदार टुकड़े बिखरे हुए नजर आए। तेज धूप में ये टुकड़े सोने की तरह चमक रहे थे, जिसके चलते सड़क पर सोना बिखरा होने की अफवाह फैल गई। अफवाह फैलते ही आसपास के लोग खासतौर से महिलाएं और बच्चे हाईवे पर पहुंच गए और इन टुकड़ों को बटोरने लगे। हालांकि बाद में खुलासा यह हुआ कि ये टुकड़े सोने के नहीं थे, बल्कि तांबे और पीतल जैसी धातु के थे। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।